नमस्कार दोस्तों। और मैं सव्यसाची त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आईआईटी में, आपके अपने चैनल आईआईटी में। और होप तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर सीरियसली आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और हम फ्यूचर की तरफ देखें, अभी रिसेंट में एक बहुत ही हीनियस अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, जो अभी पहलगाम में हुआ है और पूरा कंट्री एकदम हिला हुआ है। अगर देखा जाए ना तो दोस्तों, ये लड़ाई जो है ना सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे कुछ लोगों के बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सोल्जर्स की लड़ाई है और उनके सोल्जर्स के साथ, या फिर उनके टेररिस्ट की लड़ाई है हमारी गवर्नमेंट के साथ। ये लड़ाई हर इंसान रिलेट करता है और आप एज एन आईआईटीएन भी रिलेट करते हो। कैसे रिलेट करते हो? वो ऐसे रिलेट करते हो क्योंकि ये लड़ाई एक उस बच्चे की भी है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, और एक उस बच्चे की है जो वहां पे टेररिज्म का ट्रेनिंग ले रहा है। तो उनको चाहिए एक छोटा सा इलाका, हमको चाहिए पूरी पूरी दुनिया। तो हमें आईआईटी की प्रिपरेशन जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, आईआईटी की, नीट की, जो इंटरनेशनल लेवल पे छाए हुए हैं, उन सब से, उन सब की लड़ाई उन लोगों से है जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। और शायद यही वजह है कि आज के डेट में हम इतने कैपेबल हैं, हम अपने बच्चों के दम पे कैपेबल हैं। जो बच्चे यहाँ से निकले, आईआईटीज में गए, अच्छे कॉलेजेस में गए, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे गए, और उनका रुतबा इतना है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। तो ये आपकी भी लड़ाई है और ये कहीं ना कहीं मेरी भी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जमकर पढ़ाई करो, जमकर तैयारी करो, आईआईटीएन बनो, दुनिया पर छा जाओ। ठीक है। इसके साथ हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बेसिकली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और अगर आप मैथ्स में कमांड लेना चाहते हो तो एक टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अब फंक्शन का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फंक्शन से रास्ता जाता है आपका कैलकुलस की तरफ। फंक्शन से रास्ता जाता है, फंक्शन बिल्कुल कनॉट प्लेस है। फंक्शन से रास्ता जाता है कैलकुलस की तरफ, फंक्शन से रास्ता जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है। फंक्शन से ही रास्ता जाता है कोनिक सेक्शंस, और फंक्शन से ही रास्ता जाता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो जहां भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, जहां भी दो वेरिएबल्स में हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम फंक्शंस का ग्राफ पढ़ रहे होते हैं। कैलकुलस में हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। कोनिक सेक्शन एक अपने टाइप का फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने टाइप का फंक्शन होता है। ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा साम्राज्य है ना, क्योंकि इसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पे आप जितना अच्छा कमांड हुआ, आप ये समझ लो कि आपने एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट जो है आपका आपकी कंट्रोल में है। और 100% फंक्शन से बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, कभी कैलकुलस के रूप में, कहीं ना कहीं आप फंक्शन से ही डील करने वाले हो। तो जब भी आप फंक्शन पढ़ो, बहुत थॉरोली पढ़ना, और हो सके तो ग्राफिकली पढ़ो। फंक्शंस, एक एक फंक्शन का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छी तरह से आप ग्राफ पे कमांड करते हो, उतना ही ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान हो जाते हैं सॉल्व करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। जो ग्राफिकल पार्ट है उसमें आप इमेजिनेशन में चीजों को सॉल्व कर ले जाते हो। अगर हर एक फंक्शन का आपको ग्राफ पता है तो उसका इमेजिनेशन में आप देख सकते हो कि मतलब इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो कई जगह पे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ग्राफिकली स्ट्रांग हो। तो मैं बोलूंगा जब भी आप फंक्शन पढ़ो, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं भी इस टॉपिक पे एक लेक्चर लूंगा। तो फंक्शन पे जब हम अपन पढ़ेंगे तो हम लोग ग्राफिकल तरीके से पढ़ेंगे कि हम ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है। फिलहाल आते हैं हम लोग फंक्शन का वो पार्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टच करता है। ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं, जैसे इक्वेशन क्या होता है, इन इक्वेशन क्या होता है, फिर जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इन पे बात करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या होता है बेसिकली, हम फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखने का मतलब है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। और ये f जो रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन साइन हो गया तो साइन x आ जाएगा, तो y की वैल्यू साइन x के बराबर हो गई।
लॉगरिदमिक फंक्शन हुआ तो log x हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ तो ax टू द पावर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस वन डॉट 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 जहां तक जाएगा वहां तक ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जी फंक्शन हम ऐसे दिखाते हैं, जब फंक्शन में पढ़ेंगे तब बताएंगे जी फंक्शन क्या होता है। तो ये सारे फंक्शन के रूप हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बेसिकली f स्टैंड्स फॉर फंक्शन, और फंक्शन कुछ भी हो सकता है। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिदमिक हो सकता है, सिंपल अलजेब्रिक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन के रूप होते हैं। फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। फंक्शन और एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप होता है जिसमें हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई होता है। जरूरी नहीं कि हर एक एक्स के लिए हो, लेकिन किसी भी एक्स के लिए अगर वाई की वैल्यू आएगी तो यूनिक आएगी, वाई की दो वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि अगर मैं कोई फंक्शन ऐसे ड्रॉ करूं तो एक एक्स के लिए दो वाई आ रही है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। हो सकता है कि एक वाई के लिए दो एक्स आ जाए, इस एक्स पे भी वही वाई मिल रहा है, इस एक्स पे भी वही वाई मिल रहा है, ये हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसको हम बेसिकली रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको फंक्शन बोलते हैं। यानी कि फंक्शन का मतलब होता है कि हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई आना चाहिए। हर एक एक्स ना भी हो, लेकिन जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, जो भी मेरा एक्स का डोमेन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक मेरे पास यूनिक वाई होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो इससे अगर हम देखें, ये क्या है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऐसे ही सर्कल का इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम सर्कल ड्रॉ करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट उसमें, एक एक्स के लिए मेरे पास दो वाई हो जाएगी, दो वाई हो गई, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल रिलेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो मेरा वेरिएबल, दो वेरिएबल है वाई और एक्स, जो वेरिएबल मेरा इंडिपेंडेंटली वेरी करता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इस केस में हम बेसिकली y को डिपेंडेंट बोलते हैं, x को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखता हूं, तो मैं x की वैल्यू अलग अलग लूंगा एंगल के टर्म में, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी। तो मेरा x जो है इंडिपेंडेंट होकर वेरी करेगा, और y जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स के फॉर्म में अगर हम देखें, तो अगर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो एक इक्वेशन ले लिया मैंने। अगर मैंने इक्वेशन ले लिया, x की अलग अलग वैल्यू डालता जाऊंगा, y की वैल्यू मिलती जाएगी। मान लो ये मैं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 कर देता हूँ, x की वैल्यू 1 डालता हूं तो मेरा आ जाएगा 4, 18 आ गया, y की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर अगर y की वैल्यू मैंने 5 डाल दी, तो 5 के करस्पॉन्डिंग में तो x की वैल्यू निकल सकती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई x इंडिपेंडेंट हुआ, y डिपेंडेंट हुआ, y की वैल्यू के लिए x भी तो निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशन है। आप करने को y को आप कर लो इंडिपेंडेंट, और x को आप डिपेंडेंट बना लो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पूरी मैथमेटिक्स की डिजाइन चेंज हो जाएगी। हम लोग मैथमेटिक्स में इसको एक कन्वेंशन की तरफ फॉलो करते हैं कि x को ही हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को ही डिपेंडेंट बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलस चलती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर आप देखोगे कैलकुलस में हम dy बाई डी निकालते हैं, हम dx बाई dy बहुत रेयर निकालते हैं, ज्यादातर हम dy बाई डी करते हैं। यानी कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मींस y का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन x, हमारा ये मतलब होता है। ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, y इंटीग्रेशन y dx करते हैं। यूजली y की वैल्यू रखते हैं, dx को हम वेरिएबल बनाते हैं, तो dx के अकॉर्डिंग जो y वेरी करेगा उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, dy बाई dx करते हैं। जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिखाते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं। यानी कि इसको y बोलेंगे, इसको हम x बोलेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y होता है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इसी कन्वेंशन पे
चलती है कि मैंने x को इंडिपेंडेंट माना, y को डिपेंडेंट माना, उसके अकॉर्डिंग ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये dy बाई dx हुआ। या फिर आप किसी और भी चैप्टर में जाओगे, कहीं भी देखोगे तो कन्वेंशनली हमारा x ही हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैथमेटिक्स ये चीज समझना टफ है, लेकिन आप फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में देखो, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे लीनियर मोशन का इक्वेशन लेता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सिंपल फंक्शन में आते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको भी हटा दो। आप इसमें देखो u मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी तो इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो ये दोनों तो मेरे कांस्टेंट हो गए। अगर ये दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है t, वेरिएबल क्या है v, हम क्या ये बोल सकते हैं कि अलग अलग फाइनल वेलोसिटी के लिए अलग अलग टाइम होगा? बोलने को बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग देखो तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टाइम नहीं चेंज हो रहा है, टाइम इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है। टाइम कुछ भी नहीं करोगे, अगर बॉडी मूव भी नहीं करेगी तो भी 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड टाइम कटता चला जाएगा। अलग अलग टाइम के लिए हम अलग अलग वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, अलग अलग वेलोसिटी के लिए हम अलग अलग टाइम यूजली नहीं निकाल रहे होते, अगर निकाल भी रहे होते हैं तो भी वेरिएबल मेरा टाइम होता है जो इंडिपेंडेंटली वेरी करता है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नहीं वेरी करता है। टाइम वेरी करता है अलग अलग टाइम के हिसाब से, एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 3 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी। तो यहां से ये चीज समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान है कि मेरा इंडिपेंडेंट क्या वेरी कर रहा है और डिपेंडेंट क्या वेरी कर रहा है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के कन्वेंशन के हिसाब से हम जब भी इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट, यानी कि टाइम को दिखाएंगे हमेशा। वर्टिकल एक्सिस पे किसको दिखाएंगे, v को दिखाएंगे, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। तो मेरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। एक्स और वाई में तो दोनों मेरे लिए इक्वल ही है, तो मैं एक्स को कन्वेंशनली मान रहा हूं, वाई को मैं कन्वेंशनली डिपेंडेंट मान रहा हूं। लेकिन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में जब आओगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा भाई टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी वही होता है, टाइम मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस होता है, तो मेरा डिस्टेंस वेरी करता है टाइम पे डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट वेरी करता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि भाई ये ऐसे है कि समझ लो कि डमरू कौन बजाएगा और करतब कौन दिखाएगा। ठीक है, डमरू कौन बजाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है मेरा मैथ में एक्स, डमरू का शेप भी होता है, डमरू का ही शेप होता है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा डमरू है एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो मेरा करतब दिखाएगा। ठीक है, यानी कि वाई, करतब कौन दिखाता है, बंदर दिखाता है। तो जो मेरा डमरू है वो यहां पे होगा, और जो मेरा करतब दिखाएगा यानी कि मेरा मंकी जो है वो यहां पे होगा हमेशा। ये मेरा कन्वेंशन है। यहां पे डमरू कौन बजा रहा है, टी बजा रहा है, यहां पे करतब कौन दिखा रहा है, वी दिखा रहा है। तो ऐसे याद रखो, डमरू कौन बजाएगा, करतब कौन दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन और इनइक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना ये भी कंफ्यूजन होता है, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन वो होता है जहां पे इक्वल साइन आता है। ठीक है, इक्वल साइन का मतलब ये हुआ कि यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, इन दोनों में जब इक्वालिटी का साइन आता है तो हम इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन क्या होता है, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, लेकिन इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा, मे बी, लेस देन आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, लेस देन इक्वल टू आ सकता है। जब ये साइंस यूज होते हैं तो हम इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसमें बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि इक्वेशन में जो भी मेरा वेरिएबल आएगा उसको सॉल्व करने के बाद एक डिस्क्रीट वैल्यू आएगी। उस डिस्क्रीट वैल्यू की मतलब एक नहीं हो सकता, मल्टीपल भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू मान लो 9 लिख देता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 9 को इधर लेकर आऊंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको फैक्टराइज करूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स की वैल्यू दो एक्स की वैल्यू आएगी, मे बी, हो सकता है कि इमेजिनरी भी हो, लेकिन मेरी एक्स की दो वैल्यू निकल सकती है। लेकिन जो वैल्यू होगी वो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी। इस केस में मेरा रेंज निकल के आता है, यानी कि जो भी आएगा एक्स इज ग्रेटर देन मे बी 3 आ जाए, एक्स इज ग्रेटर देन समथिंग आ जाए,
तो जब मैं ग्रेटर देन 3 की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं 3 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात करता हूं। इन इक्वेशन के केस में जो मेरा वैल्यू मिलता है वो एक रेंज होता है इन जनरल। इक्वेशन के केस में जो मेरी वैल्यू आती है बिल्कुल डिस्क्रीट वैल्यू आती है, ठीक है। तो इन जनरल इसमें रेंज आता है, इसमें डिस्क्रीट वैल्यू आती है। तो ये डिफरेंस होता है। इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही बढ़िया मेथड यूज होता है, वेवी कर्व मेथड। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वेवी कर्व मेथड पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वेवी कर्व मेथड मेरे अनुमान से और यूं कह लो कि मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वेवी कर्व मेथड एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। जहां पे भी आपका आ गया इन इक्वेशन, तुरंत वेवी कर्व मेथड लगाओ। वेवी कर्व मेथड बिल्कुल कमांड में होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं, मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा वेवी कर्व मेथड, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कमांड लेना बहुत जरूरी है। जब भी आपका इन इक्वेशन आएगा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताऊंगा मैं कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, फंक्शन जब पढ़ाएंगे, आई मीन फंक्शन नहीं, इन इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो ये मेरा इक्वेशन इन इक्वेशन में डिफरेंस हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जब हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो बेसिकली ये जो x का पावर है, आई मीन एक्स स्क्वायर या जो भी है, x का मैक्स पावर जो होगा ये मेरा 2 आएगा। तो मैक्स पावर 2 है और y का पावर मेरा 1 ही रहेगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। y का पावर अगर 2 हो गया ना तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। y का पावर मेरा 1 होना चाहिए, x का पावर मेरा 2 होना चाहिए मैक्सिमम। अगर 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर सपोज ये पावर जो है अगर 3 है तो हम इसको ट्राइनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये पावर 4 5 6 जो भी है तो हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर पे डिपेंड करता है कि मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इस पे आते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्यों फंक्शन लिखते हैं? x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाती है और इसका हम प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। मान लो मैं x एक्सिस को यहां दिखा दिया, y एक्सिस को यहां दिखा दिया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होकर आता है या किसी और तरीके से ड्रॉ होकर आता है। डिपेंड करेगा a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा ग्राफ कैसे आएगा। लेकिन इन जनरल ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। और हम x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकालते जाते हैं। तो हमारा इस x के लिए ये आ गया, इस x के लिए ये आ गया, इस x के लिए ये आ गया, और हम ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ करते चले जाते हैं। हमें पॉइंट मिलता जाता है, x की वैल्यू डालते हैं, y की वैल्यू निकलती है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का मेरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसी का छोटा भाई होता है। y की वैल्यू जीरो कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो कर दिया तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। y की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि ये वेरिएबल नहीं रह गया, ये कांस्टेंट बन गया। y की वैल्यू जीरो कर दिया। जीरो के केस में जो x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू जीरो कहां पे है? यहां पे तो y की वैल्यू है, यहां भी y की वैल्यू जीरो है। जीरो कहां पे? यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन बोलते ही हम इसको सॉल्व करते हैं। x की दो वैल्यूज आती हैं, अल्फा कॉमा बीटा मान लो, जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, ठीक है। x की वो वैल्यू जहां पे y जीरो है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यानी कि जहां पे भी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा मेरा ग्राफ, उसको हम रूट बोलेंगे। तो हम इसको जब जीरो कर देते हैं तो हम बेसिकली हम सिर्फ दो पॉइंट की बात कर रहे होते हैं।
जब हम इसकी वैल्यू y कर रहे होते हैं तो हम पूरे कर्व की बात कर रहे होते हैं। जब हम इसको इक्वल टू y करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। जब हम इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं तो हम सिर्फ अल्फा बीटा की बात करते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस ही नहीं जानते, है ना। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आई मीन ग्राफ, चल ठीक है, ड्रॉ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन का मतलब इज इक्वल टू 0 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहला तो हो गया सॉल्विंग, दूसरा हो गया ग्राफ, कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और तीसरा पार्ट होता है हम अल्फा और बीटा में खेलते कैसे हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर आते हैं ग्राफ पे, उसके बाद अल्फा और बीटा के जो रिलेशनशिप होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और 100% क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही क्यूट सा टॉपिक है मेरे हिसाब से। मैथमेटिक्स का एक, समझ लो कि एक बहुत ही बैकबोन टाइप का टॉपिक है। और रीजन भी है क्योंकि इस इक्वेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। हम अक्सर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डील कर रहे होते हैं, है ना। ठीक है, हम आते हैं पहले सॉल्विंग पार्ट पे, कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 9th-10th में हमने बहुत पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो मेनली मेन मेथड है, ग्राफ और उस पर बाद में आएंगे। पहले मेन मेथड पे आते हैं, सॉल्विंग कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब y की वैल्यू 0, यानी कि मैं इसको हटा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू को मैं 0 पुट करता हूं। तो एक तो इसका तरीका होता है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो मैं इक्वेशन लेता हूं 4x² प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है कि मैं इसको फैक्टराइज कर दूं। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर का जो आई मीन वो है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है, उसका और 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 आता है। हम 6 को ऐसे ब्रेक करते हैं कि उसका 6x के जो दो पार्ट आएंगे उन दोनों में जो कांस्टेंट पार्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर आना चाहिए। तो वो 8 के बराबर कैसे आएगा, मैं 4x² प्लस 4x प्लस 2x कर दूंगा, 6x भी आ गया और 4 2 8 हो गया। तो मैं इस तरह से ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 4x की वैल्यू कॉमन कर लूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन कर लूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू -1 और -1/2 दो वैल्यू निकाल सकता हूँ बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये तो मेरा फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड की प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा जो है काम नहीं करता। ठीक है, जहां पे फैक्टराइज हो गया, सपोज यहाँ पे तो बहुत आसान था, 4 2 8 था, 8 6x का फैक्टर बन रहा था। लेकिन अगर मैं यहीं पे सपोज 2 की जगह पे 3 रख देता हूँ तब बनेगा 12 हो गया। 6x को ब्रेक करना है, 4 3 12 आ गया। 12 के फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो मैं इसको 12 इंटू 1 कर सकता हूँ, 4 इंटू 3 कर सकता हूँ, 6 इंटू 2 कर सकता हूँ। इन दोनों में से किसी का भी सम 12 प्लस 1 13 हो जा रहा है, 4 3 7 हो जा रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है। कोई भी 6x नहीं बना रहा है। अगर 6x नहीं बना रहा है तो मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता। तो फैक्टराइजेशन का ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन शॉर्टकट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और कई बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसको आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो सकता है इमेजिनेशन में आप समझ जाओ कि इसके रूट्स क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके दो रूट आए, -1 -½ एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा भी मेरा कन्वेंशन है कि जो रूट्स आते हैं हम उनको अल्फा बीटा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कन्वेंशनल मेथड पे आते हैं, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलेंगे, कि भाई कोई भी इक्वेशन दे दो, ये वाला तो तीर लगेगा ही लगेगा। इसको हम कैसे करते हैं, हम बेसिकली x का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि मेरा एक होल स्क्वायर माइनस समथिंग आ जाए। कैसे करेंगे भाई, 4x² को 4x क्यों, हम इस पे सॉल्व करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c को कैसे सॉल्व करेंगे, √ax का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं, प्लस b है और इसमें से x का मल्टीप्लायर तो है ही,
मैं रूट एक्स ए एक्स चाहिए मुझे, रूट ए एक्स चाहिए मुझे। तो रूट ए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो रूट ए से मैं डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि ऊपर तो है नहीं रूट ए, ऊपर तो बी है। तो रूट ए इंट्रोड्यूस किया, रूट ए से डिवाइड कर दिया। सेकेंड थिंग, मुझे टू चाहिए यहाँ पे, तो मुझे टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो टू है नहीं, नीचे अगर हमें टू चाहिए तो हमें टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये जो फैक्टर आ गया ना, मतलब बी अपॉन टू रूट ए, इसको हटाओ, बी अपॉन टू रूट ए इंटू रूट ए एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब बच गया बी अपॉन टू रूट ए, इसका अगर मैं स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन फोर ए ऐड कर दूं, तो ये मेरा फुल स्क्वायर बन जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि बी स्क्वायर अपॉन फोर ए ऊपर तो है नहीं, तो मुझे इतना ही माइनस करना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और जब मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए कैंसिल हो जाएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन ये आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इस इक्वेशन को इलॉबरेट करके ऐसे लिख सकता हूं, और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये हो जाता है रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू रूट ए का होल स्क्वायर माइनस, क्या बच गया यहां पे बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस सी, इसको भी अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूं, अब इसको आई मीन ए माइनस बी का स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का स्क्वायर में हम क्या करेंगे, रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू रूट ए प्लस बी अपॉन फोर ए प्लस सी अंडर रूट, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस सी का अंडर रूट, और यही हो गया रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू रूट ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस सी, दैट इज इक्वल टू जीरो। ये कर सकते हैं, और ये करने का मतलब ये है कि अब मैं इंडिविजुअल या तो इसको जीरो कर दूं या तो इसको जीरो कर दूंगा। इसको जीरो करूंगा तो एक रूट मिलेगा, इसको जीरो करूंगा तो एक रूट मिलेगा। हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन टू रूट ए, मैं फोर ए को ऊपर ले लूं तो ये आ जाएगा बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ माइनस बाहर निकाला था ना, तो ये माइनस सी है, तो यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे भी माइनस सी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू रूट ए, ये एक जगह आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं कर लेता हूं तो x की वैल्यू आती है b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये मेरा पहला रूट निकला। जब मैं दूसरे वाले को जीरो करूंगा तो कुछ नहीं होगा, एक प्लस वाला साइन आ गया तो एक माइनस वाला साइन आ जाएगा, माइनस बी प्लस, यहां पे पहला वाला मेरा माइनस आया था और दूसरा वाला मेरा प्लस आएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये मेरे रूट्स आ गए। प्लस साइन के साथ जो होगा उसको हम एक रूट बोलेंगे, माइनस साइन के साथ जो होगा उसको मैं दूसरा रूट बोलूंगा, यानी कि एक को अल्फा बोलूंगा एक को बीटा बोलूंगा। ठीक है, तो ये मेरे दो रूट्स आ गए, अल्फा कोमा बीटा। पढ़ाई होगा, अब तक तो याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये सब चीजें तो आ गई होंगी बहुत पहले ही सामने। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं उस पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूं, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन। इस इक्वेशन की एक लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है, प्लस वाले को मैं अल्फा ले लेता हूं, दूसरे वाले को मैं बीटा ले लेता हूं। तो मैं जब अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो बेसिकली माइनस बी तो माइनस बी रहेगा, प्लस वाला माइनस के साथ मेरा खत्म हो जाता है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसको मैं डी से भी दिखाता हूं, प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, और फिर प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस बी मिलके माइनस टू बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन टू ए हो जाएगा, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, पहला इक्वेशन। ठीक है,
बहुत आसान था। ये भी अब तक घिस पिट चुका होगा मेरे ख्याल से। हम लोग फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से 9th 10th में भी ये चीज़ें आई होंगी। मुझे एग्जैक्टली 9th 10th का सिलेबस नहीं पता है, बट ये मेरा एक बड़ा ही घिसा पिटा इक्वेशन है। और इसका यूज इतना वाइड है कि कई बार तो हम लोग अल्फा बीटा निकालते ही नहीं है, अल्फा बीटा का सम निकाल के मेरा काम हो जाता है। तो अल्फा बीटा का सम क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अगर ये इक्वेशन पता है आपको, ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप तुरंत समझ सकते हो कि दोनों रूट्स का सम जो है माइनस बी अपॉन ए है। अगर मैं इसको 4x² प्लस 3x प्लस 9 कर दूं, तो आप बता सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, -3/4। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालता हूं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें सिंपली मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी क्या हो जाएगा? माइनस बी का स्क्वायर इंटू अंडर रूट डी का स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई होके 4a² हो जाएंगे। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस मिलके 4ac अपॉन 4a²। 4 से 4 a से a यानी कि c अपॉन a। तो और एक सिंपल फॉर्मूला आ गया मेरा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई मेरी? c अपॉन a। यानी कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं सपोज 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है -3/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है 2/4 यानी कि हाफ। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे रूट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर से मैं इसको निकाल सकता हूं। तो ये तो हुआ इसका सॉल्विंग वाला पार्ट। ठीक है, अल्फा बीटा के साथ हम कैसे खेलते हैं, अल्फा बीटा निकालते कैसे हैं, अल्फा बीटा के साथ खेलते कैसे हैं, ये मेरा सॉल्विंग वाला पार्ट हो गया। ये जो फॉर्मूला है ये है ब्रह्मास्त्र। इसको बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, क्योंकि जहां पर कोई फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, वहां पे आप 1 मिनट में देख के बता सकते हो। आपको एबीसी की वैल्यू चाहिए इक्वेशन में जो लिखी होती है, और आप तुरंत अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि हम इसको एनालाइज करते हैं फर्दर कि मेरा ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू जो 0 है, इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन अल्फा बीटा टू रूट्स है, टू रूट्स है रियल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये पॉजिटिव होगी तभी ये दो रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तब तो मेरे को दो वैल्यू मिल रही है। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये पार्ट खत्म हो गया, प्लस माइनस पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ एक रूट मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a। तो इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा, वन रूट रियल। ठीक है, तीसरा पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा? लेस देन 0 होगी तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इन दैट केस अल्फा बीटा आर इमेजिनरी, यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस पे कभी कट ही नहीं करेगा। इमेजिनरी रूट्स है ये, रूट्स मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट मिलेगा। इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा होगा, तो आप उसको आई के फॉर्म में दिखा सकते हो, बट द पॉइंट इज कि इट्स नॉट अ रियल नंबर, तो इमेजिनरी रूट है यानी कि नो रियल रूट। ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके ग्राफिकल पार्ट पे, या दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लें, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
मैं ऐसा इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस बीटा तो इससे क्लियर है, माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा इंटू बीटा क्लियर है, सी अपॉन ए है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरा वो इक्वेशन होगा जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से मैं वैल्यू डालना शुरू कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए हो गया, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपन डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं ए स्क्वायर को यहां से नीचे से हटा देता हूं, ए स्क्वायर का यहां मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूं, ये मेरा इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूट अल्फा बीटा है, मुझे ऐसा इक्वेशन बनाना था जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो मैंने सिंपली वो इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू यानी कि रूट का सम रूट का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब मुझे सिंपली इसकी वैल्यू निकालकर मुझे इसमें डाल देना है, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें डाल देना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ये मेरा सम और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये मेरा सम का फॉर्म था, ये इनकी वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता थी कांस्टेंट के फॉर्म में, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो ये मेथड है अल्फा और बीटा से खेलने का। अल्फा और बीटा से आईआईटी के एग्जाम में ऐसे ही खेला जाता है। मीन्स एक रूट का इक्वेशन बता देगा कि भाई इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अब आप बताओ ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो या अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो इन दैट केस आपके लिए आई मीन थोड़े बहुत अलजेब्रिक इक्वेशंस जो होते हैं जो पहले पढ़ रखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन सब का इस्तेमाल होगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहीं पे लिमिट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये तो मेरा बेसिक इक्वेशन हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो और ब्रह्मास्त्र से सॉल्व करो। सेकेंड थिंग, अल्फा बीटा को हम कैसे आई मीन डील करते हैं, इस पर हम बात कर लिया हमने। अगले में हम प्योरली ग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। छोटे छोटे वेरिएशन से ए चेंज होगा तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, बी चेंज होगा तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, सी चेंज होगा तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ही एक्सक्लूसिव टॉपिक है और मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अगर आपको ग्राफिकली आप चीजों को इमेजिन कर सकते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो वो वीडियो आप मिस मत करना, मेरा नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है और मे बी मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर आ जाएगा। आप इस वीडियो को देख लिया जितना, उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, कहीं फंसते हो तो मुझे बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, कुडोज दो, आई बटन प्रेस करो मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए। और बने रहो, आईआईटी जी की तैयारी करते हैं साथ में मिलके, मैं भी तुम भी, और निकालते हैं 2026। थैंक यू।